The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. नमस्कार दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा 1975 में लगाया गया आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक सबसे बड़ी घटना थी। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तब सत्ता और संगठन के सारे सूत्र श्रीमती गांधी के हाथों में थे। आज की पीढ़ी आपातकाल के बारे में सुनती जरूर है, लेकिन उस दौर में क्या घटित हुआ, इसका देश और तब की राजनीतिक पर क्या असर हुआ, इसके बारे में बहुत ही कम जानती हैं। आज इसी घटना को जानेंगे थोड़ी गहराई से। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दबा दें बेल आइकन, ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके पास। अब से करीब 48 साल पहले यानी कि 25 से 26 जून की रात 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी कि कुल मिलाकर 21 महीनों के लिए भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और सभी नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इसकी जड़ 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिनमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद जब राजनारायण ने इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी, 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और उनके मुकाबले हारे और श्रीमती गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया गया था। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन सारे आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी करके कहा था कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए खतरा है। इसी दिन गुजरात में चिमनभाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गई। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और इसी तरह 26 जून को आपातकाल लागू करने की भी घोषणा कर दी गई। उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में यह प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कदम उठाया, तब से मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही है। इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। सरकारी विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। समाचार पत्रों को एक विशेष आचार संहिता का पालन करने के लिए विवश किया गया, जिसके तहत प्रकाशन के पूर्व सभी समाचार पत्रों और लेखों को सरकारी सेंसर से गुजरना पड़ता था, अर्थात तत्कालीन मीडिया पर भी अंकुश लगा दिया गया था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करवाकर अज्ञात स्थान पर रखा गया था। सरकार ने मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यह कदम उठाया। उस समय बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन अपने चरम पर था। कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग जनता में इंदिरा गांधी सरकार इतनी अलोकप्रिय हो चुकी थी कि चारों ओर से उन पर सत्ता छोड़ने के दबाव था। लेकिन सरकार ने इन जनमानस को दबाने के लिए तानाशाही का रास्ता चुना। 25 जून 1975 को दिल्ली में हुई विराट रैली में जयप्रकाश नारायण ने पुलिस और सेना के जवानों से आग्रह किया था कि शासकों के असंवैधानिक आदेश न माने। तब जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक ऐसा कानून था जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी हक नहीं था। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर को भी जेल भेज दिया गया, जो इंदिरा कांग्रेस की कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे। इसी दौरान सरकार ने संविधान में परिवर्तन कर एक ऐसी व्यवस्था को पनपने का आधार तैयार किया जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ने पारिभाषिक दाग का नाम दिया। पत्र के संपादकीय में कहा गया कि ये दाग उस कथित धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति को गढ़ रहे हैं जो कि सत्ता के राजनीतिक दुरुपयोग से लेकर वोट बैंक की राजनीति में बदल गए हैं। इस समाज में वैमनस्यता, भेदभाव को बढ़ाने के साथ साथ जनता परिवार और उसके गुटों के नाम पर सामने आया है। आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर 1977 में चुनाव कराने की सिफारिश की। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुई। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गए। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया।
नई सरकार 2 साल ही नहीं टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधों के कारण सरकार 1979 में गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता पर सवाल उठाया, जो कि जनसंघ के भी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकार मात्र 5 महीने ही चल सकी। उनके नाम पर कभी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। 2.5 साल बाद आम चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से जीत गई। हालांकि जनता पार्टी ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में संविधान में ऐसे प्रावधान कर दिए थे जिससे फिर आपातकाल न लग सके। इसके बाद देश में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। कांग्रेस की देखा-देखी वंशवाद प्रायः सभी दलों में पहुंच गया। ऊपर से देखने पर लोकतंत्र तो है, पर कुछ परिवारों के पास ही बंधक बनकर रह गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप जवाब जरूर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।